सरकारी स्कूलें खुलवाना, सरकारी हॉस्पिटल्स बनाना, डिफेंस का एक्सपेंडिचर, पेंशन्स और सब्सिडीज़, या फिर बड़े से बड़ा स्टैचू बनाना। कभी सोचा है इसके लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा आता है दरअसल आपकी जेब से, आप जो टैक्सेस भरते हो उनके ज़रिए। तो इसी वजह से आपका ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि आपका पैसा सरकार के द्वारा किन किन कामों में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक ग्राफिक देखिए, जिसमें 2021 के बजट के एक्सपेंडिचर को परसेंटेज के रूप में दिखाया है। इस साल सरकार की टोटल एक्सपेंडिचर में से 24% इंटरेस्ट पेमेंट में जाएगा, 10% डिफेंस पे, तो 2.14% हेल्थ और 2.68% एजुकेशन पे। आप में से बहुत सारे लोगों ने इनकम टैक्स और जीएसटी के बारे में तो सुना होगा, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्होंने इसको अच्छे से समझा है। टैक्स एक ऐसी चीज़ है जिसका बेसिक नॉलेज हर एक सिटीज़न को होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस बेसिक नॉलेज को सिंपल से सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। इंडिया में टैक्सेस के दो टाइप्स हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स, जो आप सरकार को डायरेक्टली पे करते हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस में आता है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। जीएसटी आप किसी भी सर्विस या गुड्स को बाय करने पर पे करते हो, और कस्टम ड्यूटी किसी भी गुड्स की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता है। तो इनकम टैक्स को थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। इंडिया में इनकम टैक्स शुरू हुआ था 1860s में, लेकिन आज के दिन इंडिया का इनकम टैक्स गवर्न करता है इनकम टैक्स एक्ट 1961। हर आदमी की पर्सनल इनकम पर डिपेंड करता है कि वो कितना इनकम टैक्स भरेगा। जो आदमी जितना ज़्यादा इनकम कमाता है उसको उतना ही ज़्यादा इनकम टैक्स देना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सबको सेम टैक्स रेट लगाया गया तो अमीर तो और अमीर होता जाएगा और गरीब और गरीब। इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग इनकम रेंज के लिए अलग अलग टैक्स रेट स्पेसिफाई किए जाते हैं। इन रेट्स के हिसाब से जो भी इनकम टैक्स निकल के आता है उस पर 4% और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी भरना पड़ता है। और जिन लोगों की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है, उनका जो भी इनकम टैक्स निकल के आता है उस पर पहले 10% सरचार्ज लगता है और फिर इस टोटल अमाउंट पे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो मान लीजिए एक इंसान है जिसकी एनुअल इनकम 15 लाख रुपीज़ है, तो नए टैक्स रेजिम के हिसाब से उसकी इनकम पे टैक्स होगा 1,87,500 और 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की वजह से उसका टोटल टैक्स हो जाएगा 1.95 लाख। तो वहीं पे अगर दूसरा इंसान 1 करोड़ अर्न कर रहा है एनुअली, तो सरचार्ज और हेल्थ एंड एजुकेशन सेस मिला के उसको टोटल टैक्स देना पड़ेगा 31,31,700। तो अब आते हैं जीएसटी पे। ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था अप्रैल 2017 में। आपको ये जीएसटी शब्द हर जगह सुनने को मिलता होगा। आप किसी होटल में खाना खाने जाते हो, अगर आप कोई भी चीज़ खरीदते हो, अगर आप किसी का ट्यूशन भी अटेंड करते हो, तो वो कहते हैं भाई इतना इतना % जीएसटी आपको देना पड़ेगा। तो आखिर ये जीएसटी है क्या चीज़? जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो ऑब्वियसली गुड्स एंड सर्विस पे ही लगता है। जीएसटी के भी अलग अलग टाइप्स ऑफ गुड्स के हिसाब से अलग अलग रेट्स हैं, लेकिन हम उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ बेसिक समझना है। जीएसटी के भी 4 टाइप होते हैं। कहने के लिए तो 4 हैं, लेकिन है तो सिर्फ एक ही। सेंट्रल गवर्नमेंट जो जीएसटी कलेक्ट करता है उसको सीजीएसटी कहा जाता है। स्टेट गवर्नमेंट जो जीएसटी कलेक्ट करता है उसको एसजीएसटी कहा जाता है। यूनियन टेरिटरी जो जीएसटी कलेक्ट करता है उसको यूजीएसटी कहा जाता है। और स्टेट और सेंटर मिल के जो जीएसटी कलेक्ट करते हैं उनको इंटीग्रेटेड जीएसटी आईजीएसटी कहा जाता है। बस इतना ही डिफरेंस है नाम का, बाकी रेट्स तो सेम ही हैं। ये जीएसटी को समझने के लिए बस एक एग्जांपल काफ़ी है। बस एक स्टेटमेंट दिमाग में रखिए कि जीएसटी एक वैल्यू एडेड टैक्स है और जीएसटी का बर्डन उसी पे आता है, मतलब जीएसटी वही पे करता है जो उस गुड्स को एंड में अल्टीमेटली यूज़ करता है, जो उस गुड्स को एंड में अल्टीमेटली एंजॉय करता है। मान लीजिए सलमान एक होलसेलर है, शाहरुख एक रिटेलर और हम एक कंज्यूमर है। और शाहरुख एक कार खरीदता है सलमान से 200 रुपीज़ की, जिस पे 18% जीएसटी लगा है। तो 200 + 18% जीएसटी
इज इक्वल टू 236 रुपीज़। तो शाहरुख को एक कार की प्राइस आएगी 236 रुपीज़ जो वो सलमान को पे करेगा, जिसमें से 200 रुपीज़ सलमान अपने पास रखेगा और 36 रुपीज़ यानी कि 18% GST सरकार को देगा। अब हम एक कंज्यूमर हैं, हम जाते हैं शाहरुख के पास वो कार खरीदने के लिए जो उसको पड़ी है 236 रुपीज़ में, जिसमें 200 उस कार की एक्चुअल प्राइस है और 36 रुपीज़ उसने टैक्स के हिसाब से पे किया है। तो ये 36 रुपीज़ जो उसने टैक्स करके पे किए हैं वो आपसे ही निकलवाएगा, क्योंकि याद है मैंने कहा था कि GST का बर्डन उसी पे पड़ता है जो अल्टीमेटली उस गुड्स को एंजॉय करता है। तो 200 में वो अपना मार्जिन ऐड करेगा, सपोज 100 रुपीज़, तो ये 100 रुपीज़ हो गया वैल्यू एडिशन, उसने वैल्यू ऐड की 100 रुपीज़। मैंने ये भी कहा था कि GST एक वैल्यू एडेड टैक्स है, तो फिर जो ये वैल्यू एडेड है 100 रुपीज़ उस पर भी GST लगेगा। तो 100 पे 18% से 18 रुपीज़ GST लगेगा। तो देखिए टोटल क्या होती है, 200 बेस प्राइस, 100 उसकी वैल्यू एडिशन या फिर उसकी मार्जिन कह लीजिए, 300 हो गई। और इस 100 पे, इस वैल्यू एडेड पे जो GST लगा है 18% जो कि 18 रुपीज़ है, और वो 36 रुपीज़ जो उसने GST में पे किए वो भी यहाँ पे ऐड होंगे, क्योंकि हम एंड कंज्यूमर हैं और GST का बर्डन एंड कंज्यूमर पे ही पड़ेगा। तो 300 प्लस 18 प्लस 36 हो जाएगा 354 रुपीज़ टोटल प्राइस जो कंज्यूमर, जो हम हैं, जो कंज्यूमर है उनको पे करनी है, जिसमें से 336 रुपीज़ शाहरुख अपने पास रखेगा और 18 रुपीज़ GST वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। और किसी भी गुड्स पे एंड में जो GST लगता है, मान लीजिए 18% लगा है अगर GST, तो उसका 50% CGST होता है और 50% SGST। मतलब अगर 18% लगा है तो 9% होगा CGST और 9% होगा SGST, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट रिस्पेक्टिवली कलेक्ट करेंगे। तो ऐसे काम करता है GST। आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। मेरा नाम है अर्शान, मिलते हैं ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।